बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि एलएलबी 5 इयर्स में पार्ट 1 में इंग्लिश भी है और इंग्लिश में जो सिलेक्टेड जो स्टोरीज हैं 5 सिलेक्टेड स्टोरीज उनमें से क्वेश्चन भी आते हैं और आपको वो क्वेश्चंस उनका जवाब देना है। अगर आप नहीं देंगे तो इंग्लिश में आपने मतलब कि आपके बहुत नंबर कम हो जाएंगे और उन कम नंबरों की वजह से आप फेल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो ये जो लेक्चर्स हैं आपके लिए रिकॉर्ड किए गए हैं। आपको यानी कि जो एलएलबी स्टूडेंट्स पार्ट 1 में इंग्लिश को करना चाह रहे हैं, इतने आसान बना दिया गया है इनको इनको इनकी आपको यानी कि इसको बताया जाएगा इसके बारे में। इन तमाम स्टोरीज को वन बाय वन मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। द हॉलो ऑफ द थ्री हिल्स, 3 पहाड़ियों के दरमियान जो खाली जगह, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ द उशर, द सिग्नल मैन, द हैप्पी प्रिंस, द येलो वॉलपेपर। ये 5 जो स्टोरीज हैं इनको इंशाल्लाह इनके तर्जमे के साथ मैं आपको करवाऊंगा और तमाम वो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो पेपर्स में आ सकते हैं वो भी आपको करवाए जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह स्टोरी याद की जाएगी जैसे कहानी नहीं होती, उसी तरह याद करवाएंगे और आपको ये इंशाल्लाह पूरी जिंदगी आपको ये याद रहेगी, ठीक है। इससे पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं, अपनी एकेडमी का करवा दूं, फिर हम जो ना जो स्टोरीज हैं उनका आगाज करते हैं। हमारी एकेडमी का नाम है द रिपब्लिक लॉ एकेडमी साहिवाल। इसमें हम ऑनलाइन भी तैयारी करवाते हैं और ऑन कैंपस भी तैयारी करवाते हैं, ठीक है। मंदरजा जिले इम्तहानात की तैयारी हम करवाते हैं, जैसे सिविल जज है, एडीपीपी है, डीडीपीपी है, सी, ठीक है। लैट की एलएलबी में एडमिशन लेना है तो लैट की तैयारी करवाते हैं, गैट की तैयारी करवाते हैं। जब आपने लाइसेंस लेना है ला करने के बाद आपको लाइसेंस की जरूरत होती है तो आप गैट करते हैं। तो और इसके बाद मतलब और एलएलबी ट्यूशन जो है पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक हम ऑनलाइन भी तैयारी करवाते हैं और ऑन कैंपस से भी तैयारी करवाते हैं। इसके साथ साथ एफपीएससी और पीपीएससी की जो वन पेपर जॉब्स आती हैं उनकी भी तैयारी करवाते हैं, चाहे वो लॉ रिलेटेड जॉब्स हो चाहे वो जनरल नॉलेज के रिलेटेड हो। इंग्लिश ऐसे जो है वो भी हम इसकी भी तैयारी करवाते हैं। कंप्यूटर साइंसेस की क्लासेस जो है वो भी इसको कोचिंग क्लासेस हम देते हैं। मेरा नाम वकार अहमद फरीदी है, एडवोकेट हाई कोर्ट एलएलबी पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने किया है। एक्सपर्ट इन फोरेंसिक साइंस अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने इसका 1 साल का डिप्लोमा भी किया हुआ है। तो ये हमारी मेरी क्वालिफिकेशन है। जो हमारी एकेडमी का जो एड्रेस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि फरीदी हाउस नंबर 345 अल रज़ाक विलास मडारी रोड साहिवाल 0307534561 75 44 5 जो हमारा जो नंबर है 0310 45 370 जो है ये हमारा जोन का नंबर है। आप किसी भी नंबर पर रब्ता करके हमसे इन तमाम में से किसी के भी आप जिस चीज़ आपको ज़रूरत है वो आप हमसे कोचिंग क्लासेस ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑन कैंपस भी ले सकते हैं। आइए अब हम अपने जो स्टोरीज हैं उस पर आ जाते हैं। स्टोरीज में सबसे पहले मैं आपको जो द होलो ऑफ द थ्री हिल्स है उससे आगाज करूंगा। द होलो ऑफ द थ्री हिल्स, इसके बाद इसका आगाज करने से पहले मैं आपको डायरेक्ट इंग्लिश पे ले जाऊं उससे ज़्यादा बेहतर है कि पहले मैं आपको उर्दू में द होलो ऑफ द थ्री हिल्स में हुआ क्या है, ये कहानी है क्या, मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा भी इससे थोड़ा सा पढ़ने से पहले ये जो आथर है इसका है द होलो ऑफ द थ्री द इसके जो आथर है नेथेलियन जो हाथोन जो है नेथेलियन हाथोन, उसके बारे में हम जान लेते हैं। वो ऐसे जान लेते हैं कि इसके देखें इसमें द होलो ऑफ द थ्री हिल्स किसने लिखी है, नथेलियन हाथोन ने नथेलियन हाथोन ने लिखी है। इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे स्टोरी पे द हॉलो ऑफ द थ्री हिल्स, ठीक है। देखते हैं जी ये द हॉलो ऑफ द थ्री हिल्स के का जो राइटर है उसके बारे में क्या लिखा है। उसने क्वेश्चन दिया है कि ये क्वेश्चन आपको आ भी सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द what do you know about the life and works of the Nathaniel Hawthorne? Nathaniel Hawthorne की लाइफ के बारे में आप क्या जानते हैं और उसके काम के बारे में आप क्या जानते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये 5 मिनट का जो पैराग्राफ है अगर आप ये पढ़ चुके होंगे तो आपको जवाब देना इजी होगा, ठीक है। आइए इसका जवाब देते हैं जी। आंसर, नथेलियन हॉथॉर्न वाज बोर्न इन 1804 में 1804 में ये पैदा हुआ। ही वाज अ नॉवलिस्ट, ये नॉवलिस्ट था, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, शॉर्ट स्टोरी लिखता था। जैसे कि ये अभी इसने हॉल ऑफ द थ्री जो शॉर्ट स्टोरी है ये इसने लिखी है और नावल भी लिखा था, ठीक है। पहली बात हमने पढ़ी 1804 में पैदा हुआ और नॉवलिस्ट था, नावल भी लिखा करता था और शॉर्ट स्टोरी भी लिखता था, मुझसे कहानियां नहीं होती उसको लिखता। हाथोन जो है इज रैंक्ड अमंग द टॉप अमेरिकन राइटर्स, इनको ये अमेरिका के जो टॉप राइटर थे ना उनमें इनका नाम है, ठीक है ना। हाथॉन नथेलियन हाथॉन का इसका नाम क्या है,
अमेरिकन के टॉप की जो राइटर्स हैं उनमें से एक ये है, ठीक है ना। अभी तक हमने 3 बातें याद की इसमें से कि 1808 में पैदा हुआ, ठीक है, और ये नॉवेलिस्ट है और शॉर्ट स्टोरी लिखता है और ये अमेरिका का टॉप राइटर में से एक है, ठीक है। ये आपको बात याद होगी, ये अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इन लाइनों को रट्टा लगाना है। आगे चलते हैं ना, आथॉन वर्क जो है उसके वर्क जो है उसने जो काम किया हैव बीन लेबल्ड, उसको जो लेबल दिया गया, उसको जो नाम दिया गया डार्क रोमांटिसिज्म। डार्क रोमांटिसिज्म के बारे में लिखता है। रोमांटिसिज्म मतलब वो उसमें ये नहीं कि जो हो सकता है वो रोमांस के बारे में भी हो सकता है और उसमें वो मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में भी वो लिख सकता है, ठीक है। डार्क रोमांटिसिज्म आप कह सकते हैं कि जिसमें मॉरली जो होती है चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, ठीक है ना, उसका डार्क पहलू का डिस्कस किया जाता है, ये मॉरली कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। डोमिनेटेड एज दे आर बाय कॉशनरी टेल्स, कॉशनरी टेल जिसमें यानी कि कॉशन वगैरह वार्निंग वगैरह दी जाती है, दैट सजेस्ट दैट गिल्ट, गिल्ट के बारे में, किसी चीज़ के गिल्ट के, किसी इंसान का गिल्ट वो अगर वो पछताता है तो वो उसके बारे में ये कहानी हो सकती है डार्क रोमांटिसिज्म। सिन गुनाह के बारे में अगर किसी ने किया उस पे हो सकती है, इवल के बारे में, बुराई के बारे में, आर द मोस्ट इनहेरेंट नेचुरल क्वालिटीज ऑफ द ह्यूमन काइंड। वो कहता है कि ये ह्यूमन काइंड की ये जो क्वालिटीज है ना, ये हर इंसान में तकरीबन पाई जाती है। हिज नॉवेल्स एंड स्टोरीज सेट इन पास्ट न्यू इंग्लैंड, इसकी जो नथेलियन हाथोन जो है उसके नॉवेल्स और स्टोरी जो है सेट इन पास्ट, माजी में, न्यू इंग्लैंड में, ये यानी कि इसने लिखे गए आर वर्जन ऑफ द हिस्टोरिकल फिक्शन, यानी कि हिस्टोरिकल फिक्शन बहुत यानी कि फिक्शन पे डिबेट करती है, फिक्शन पे है। फिक्शन मतलब कि यानी कि ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें हकीकत में ऐसे हकीकत में भी पाई जाती हो, फिक्शन बेस्ड है इसकी सारी। यूज्ड एज अ व्हीकल टू एक्सप्रेस थीम्स ऑफ द एंसेस्ट्रल सीन्स, गिल्ट एंड रेट्रिब्यूशंस, जिसको ये जो इसने यानी कि फिक्शन के तौर पर इसने क्या लिया है, सिन को, गिल्ट को एंड रेट्रिब्यूशन को एक्सप्रेस किया है अपनी स्टोरीज के जरिए कि ये जो सिन अगर किसी से हो जाता है तो उसका जो और जो गिल्टी माइंड होता है, गिल्ट होता है, वो कैसे फील किया, अगर गुनाह करता है तो उसका गिल्ट वो कैसे फील करता है, अगर वो बदला लेता है तो वो कैसे लेता है, इस तरह की स्टोरीज उसने लिखी हैं, ठीक है ना। अभी तक हमने पढ़ा कि नथेलियन हाथोन के बारे में कि वो 1808 में पैदा हुआ, ठीक है ना, और वो एक टॉप राइटर था, उसने स्टोरी नॉवेलिस्ट लिखा करता था, ठीक है ना, और ये क्या है, अमेरिका का टॉप राइटर में से एक है, ठीक है ना। और इसने जो लिखा ज़्यादातर इसको डार्क रोमांटिसिज्म का लेबल दिया गया। ये डार्क रोमांटिसिज्म मतलब मॉरली जो वैल्यूज होती हैं, जो मॉरली जो चीज़ें होती हैं उसको ज़्यादा इसने यानी कि लिखा है, ठीक है, अपने नॉवेल में, स्टोरीज में, और उसको यानी कि एक्सप्रेस किया है, ये इस पैरा का मतलब है। आगे आल्दो हिज नेचुरल इंक्लिनेशन, अगरचे उसका जो झुकाव था वाज टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करना थ्रू द शॉर्ट स्टोरी, वो शॉर्ट स्टोरी फॉर्म, वो अपने आप को यानी कि इन शॉर्ट स्टोरी फॉर्म की मदद से क्या करता था, एक्सप्रेस करता था ताकि वो जो है एक्सप्रेस करता था इन शॉर्ट स्टोरी के अपने यानी कि अपने ख्यालात को एक्सप्रेस करता था। ही इज़ द बेस्ट नोन फॉर हिज नॉवेल्स, वो अपने नॉवेल्स के लिहाज से बेस्ट गिना जाता था, माना जाता था, एंड पार्टिकुलरली ख़ास तौर पर हिज मोस्ट फेमस द स्कारलेट लेटर, वो इसका मोस्ट फेमस जो था ना, जो नॉवल था वो स्कारलेट लेटर था। अ रोमांस इन एन हिस्टोरिकल सेटिंग, जो रोमांस इन हिस्टोरिकल सेटिंग के मिथ पे था, जैसे पोलिटन बेस्टन, ये भी एक इसका नॉवल था। मैसाचुसेट्स, ये भी इसका एक नॉवल था इन द 17th सेंचुरी में, ठीक है ना। हिज अदर नॉवेल्स नोटेबल वर्क्स इंक्लूड ट्वाइस टोल्ड टेल्स, ट्वाइस टोल्ड टेल जो है इसके एक स्टोरी, ये नॉवेल्स का नाम था इसका, ठीक है, और एंड द हाउस ऑफ द सेवन गेबल्स, ये भी एक स्टोरी का नाम था, ठीक है ना। ये आप 2-3 चीज़ें याद कर सकते हैं इसके बारे में, उसकी तारीख, डेट ऑफ बर्थ के बारे में याद कर सकते हैं, और उसमें ये कि अमेरिका का जो मोस्ट फेमस और जो नॉवलिस्ट थे उनमें से किसका नाम था। आखिरी पैरा कहता है कि हॉथॉर्न इज आल्सो एडमायर्ड फॉर हिज मिस्ट्री ऑफ एलिगोरी
तसव्वुराती यानी कि चीज़ें, ये तसव्वुराती चीज़ों के लिखने के बारे में ये जानना माना जाता था, इसकी तारीफ़ की जाती थी। तसव्वुराती चीज़ें लिखता था। एंड सिंबोलिज़्म और अलामती, अलामती जिनका यानी कि वजूद नहीं था होता था। ये जो स्टोरीज़ हम पढ़े हैं ना, होलो ऑफ द थ्रीज, ये भी एक तसव्वुराती है, अलामती है, इसका यानी कि कोई हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। हिज करैक्टर्स डायलमा, हिज करैक्टर डायलमा जो था, इस करैक्टर का जो डायलमा था, एंड देयर रिस्पॉन्स टू देम एक्सप्रेस लार्जर जनरलाइजेशन अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इसका जो इसके जो करैक्टर्स का जो एक डायलमा था कि ये चीज़ क्या वो ये था कि ये ह्यूमन जो एग्जिस्टेंस है उसके जो जितने भी प्रॉब्लम है उसको यानी कि अपने यानी कि नॉवेल्स में जनरली उसको एक्सप्रेस किया करता था, जनरली एक्सप्रेस किया करता था। जैसे सिन हो गया, जैसे गिल्ट हो गया, जैसे रेट्रिब्यूशन हो गया, ठीक है ना। जैसे कि एक बंदा अगर किसी का साथ नहीं दे रहा, मोरली वो करप्ट है, तो उसको ये क्या करता था, अपने नॉवेल्स के जरिए एक्सप्रेस किया करता था। द पावर एंड द ग्रेविटी विद which he deals with that result in true tragedy. He died in 1864. ये 1864 में फौत हुआ। The power and gravity with which he deals with that result in true tragedy, ठीक है ना। तो वो जो उसके पास पावर और उस चीज़ की यानी कि मजबूती और ग्रेविटी थी, with which he deals, जिसके वो डील करता था, उसके साथ क्या हुआ, एक रिजल्ट्स इन ट्रू ट्रेजेडी, वो एक क्या हुआ, एक ट्रेजेडी हुई जो कि सच्ची ट्रेजेडी के तौर पर, और वो क्या हुआ, 1864 में वो फौत हो गया। 1864 में वो फौत हो गया। ये जनाब आपको सिर्फ राइटर के बारे में बताया है। ये राइटर में इसमें 3-4 चीज़ें आपने याद करनी है। कौन सी 3-4 चीज़ें याद करनी है आपने, मैं बताता हूँ आपको। ये देखें, एक तो नॉवेल्स जो उसका राइटर है उसका आपने डेट याद कर लेनी है कि 1804 में ये पैदा हुआ। अमेरिका का ये टॉप राइटर था, अमेरिकन टॉप राइटर्स में से एक था, ठीक है। ये नॉवेल्स, ये जो रोमांटिसिज्म, डार्क रोमांटिसिज्म के तौर पर जाना जाता था, और इसने जो नॉवेल्स और स्टोरीज लिखी हैं उसमें जो है वो अपनी यानी कि अपनी जो व्यूज़ होते थे या थॉट्स होते थे उसको एक्सप्रेस किया करता था नॉवेल्स के ज़रिए। इसकी जो मशहूर नॉवेल्स हैं वो ये देखें, ये उसने लिखे हैं, स्कारलेट लेटर्स वगैरह, और इसमें ये तो 3 नाम जो है, ब्रिटन, बॉस्टन वगैरह, ये नाम अपने नावल याद कर लेने हैं। और उसके बाद ये आपने देखना, ये तसव्वुराती लिखा करता था ज़्यादातर, ठीक है, ज़रूरी नहीं वो चीज़ें एग्जिस्ट भी करती हो। अब आइए हम जो द होलो ऑफ द थ्री हिल्स है, द होलो ऑफ द थ्री हिल्स, इसकी ट्रांसलेशन पे आते हैं। ये क्या करता है, ठीक है ना। अब राइटर के बारे में आपको पता चल गया। अब हम द होलो ऑफ द थ्री हिल्स के बारे में पढ़ते हैं। द होलो ऑफ द थ्री हिल्स एक्चुअली है क्या। 3 पहाड़ों के दरमियान खाली जगह, द होलो खाली जगह को कहते हैं, ऑफ द थ्री हिल्स 3 पहाड़ों के दरमियान। द होलो ऑफ द थ्री हिल्स एक पुरअसरार और ममती कहानी है। एक पुरअसरार मतलब कि डरावनी कैफियत की कहानी है, जिसमें यानी कि कोई कहा आपको ना दहशत नज़र आती है, दहशत नज़र आती है, इस तरह की कहानी है, ठीक है ना। जिसका मरकजी किरदार एक नौजवान दोशीज़ा है, नौजवान लड़की दोशीज़ा जिसकी शादी नहीं होती। मरकजी किरदार क्या कौन है, एक दो नौजवान दोशीज़ा है जिसको अपनी गलती का खमियाजा अपनी जान देकर, जान देकर भुगतना पड़ता है। वो क्या है, ऐसी उससे गलती होती है, वो उसको अपनी जान देना पड़ती है। ये नौजवान दोशीज़ा कौन है, इसका ताल्लुक किस खानदान से है, वो घर से किसके साथ भागी, इसके बच्चे को क्या बीमारी लाहक थी, ये वो तमाम सवालात जिनका जवाब इस कहानी में कहीं भी नहीं मिलता। इन तमाम खामियों के बावजूद ये कहानी अपने आप में एक शाकार है, ठीक है। कहानी के आगाज में 3 पहाड़ों के दरमियान एक पानी के तालाब के करीब एक खूबसूरत खदोकाल मगर जर्द चेहरे वाली और दुखों से नाडाल नौजवान दोशीज़ा एक बुरे भद्दे लिबास में मलबूस, चिपके हुए गालों वाली और मलऊन दिखाई देने वाली खातून से जा आकर मिलती है। जो दोशीज़ा थी, लड़की थी जो खूबसूरत थी, वो किससे मिलती है, एक बूढ़ी औरत से मिलती है जो मद्दी थी, यानी कि वो डरावनी यानी कि जैसे होती है, वो उसे मालूम दिखाई देती है, जिस पे लानत हुई होती है, जादूगरनी जैसे हो जाए, अपने आप को ना बुरा हाल किया होता है, उससे जाकर वो मिलती है,
ठीक है ना? इन सवालों का जवाब नहीं मिलता कहीं से भी कि वो जो नौजवान दोशीज़ा कौन है, इसका ताल्लुक किस ख़ानदान से है, वो के घर के किसके साथ भागी, इसके बच्चे को कौन-सी बीमारी लग थी, इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता, ठीक है ना? अभी तक इस पैरे में हमने ये पढ़ा कि द होल ऑफ द थ्री इसमें दो नौजवान का मरकज़ी किरदार जो है, मरकज़ी किरदार किसका है? नौजवान दोशीज़ा लड़के का। उसके साथ-साथ वो अपने घर से भागती है और एक द होल ऑफ द थ्री हिल्स के दरमियान एक पानी के तालाब के दरमियान एक क्या होती है, एक बूढ़ी औरत बैठी होती है, उससे जाके मिलती है। ठीक है? आगे हम अगला पैरा पढ़ते हैं, क्या है? दोनों की मुलाकात का मकसद बहुत अजीब-ओ-गरीब था। दोनों की मुलाकात होती है और मकसद उनका क्या था? बहुत अजीब-गरीब था। नौजवान दोशीज़ा जो कि अपने बीमार बच्चे को बिस्तर-ए-मर्ग पर छोड़कर घर से भाग गई और वो इस ख़्याल से बेहाल थी कि इसके जाने के बाद इसके ख़ानदान की क्या हालत होगी। और जब वो भागी तो उसके ज़हन में क्या था कि ये पता नहीं मेरे ख़ानदान का, मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड का क्या हाल होगा। ये चीज़ उसके ज़हन में मुसलसल चलती आ रही थी। ये एक ऐसी औरत है जो कि अपनी ज़िम्मेदारियों से जान छुड़ाकर घर से भागने का अज़्म करती है। ये इसने क्या किया, इस पे जो भी ज़िम्मेदारियाँ थी इंसान पे होती है ना ज़िम्मेदारियाँ, बच्चे को पालना, बच्चे की बीमारी का इलाज करवाना, हस्बैंड को डील करना, ये सारी जो घर का देखभाल करना, ये सारी ज़िम्मेदारियों से इसने जान छुड़ाई और घर से भाग गए। आगे तीसरी लाइन में क्या कहता है, मगर वो ये भूल जाती है कि वो जहाँ भी चले जाए वो अपने रिश्तों और इनसे जुड़ी हुई यादों और ज़िम्मेदारियों से पीछा नहीं छुड़ा सकती, क्योंकि ये रिश्ते इसके साथ मरते दम तक वाबस्ता रहेंगे। जिस ज़माने में ये कहानी लिखी गई थी, इस ज़माने में यूरोप में ख़वातीन को इतनी आज़ादी हासिल ना थी कि वो घर से भाग जाएँ। ये एक नाक़ाबिले माफ़ी और शर्मनाक जुर्म था। अगरचे इसने हालात से तंग आकर ये कदम उठा लिया था, लेकिन इसका दिल मलामत से बोझल था। अब इस प्यारे में हमने क्या पढ़ा? इस प्यारे में हमने पढ़ा कि दोनों की मुलाकात किनकी? उस नौजवान लड़के की और वो उस बूढ़ी औरत की एक ना मुलाकात हुई और नौजवान लड़के ने क्या किया, अपने बिस्तर-ए-मर्ग पर छोड़कर अपने बीमार बच्चे को वो छोड़कर घर से भागी और उसने ये नहीं सोचा जाने के बाद इसके ख़ानदान की क्या हालत होगी, इस ख़्याल से बेहाल थी वो। ठीक है ना? मुस्लिम इसमें मकसद ये है कि वो घर से भागी, वो अपनी जितनी भी उसकी ज़िम्मेदारी है उससे जान छुड़ाकर वो भागती है और अपने यानी कि इस चीज़ का ख़्याल उसमें बार-बार उसको यानी कि तंग किया जा रहा है कि मेरे ख़ानदान का क्या हाल होगा। ठीक है ना? ये जब कहानी लिखी गई उस वक़्त यूरोप में ख़वातीन को क्या थी, आज़ादी हासिल नहीं थी इतनी ज़्यादा। उस वक़्त औरत का घर से भागना एक नाक़ाबिले माफ़ी शर्मनाक जुर्म तस्वर किया जाता था। ठीक है ना? अगले पैरे में हम पढ़ते हैं अगले पैरे में हम पढ़ते हैं कि अगला तीसरा पैरा ये कहता है कि उस बूढ़ी औरत के पास अपने प्यारों का हाल जानने के लिए आई थी। ये बूढ़ी औरत दरअसल एक जादूगरनी थी। वो जादूगरनी थी और उसने दावा किया कि वो दुनिया के दूसरे कोने तक की खबर ला सकती है। इसके बदले नौजवान दोशीज़ा को अपनी जान का नज़राना देना होगा। वो नौजवान दोशीज़ा इस नज़राने के लिए राज़ी हो गई। राज़ी हो गई। बूढ़ी खातून ने इससे कहा कि मेरे करीब आओ और अपना सर मेरे कदमों में रखकर कुछ लम्हात के लिए वो झुकी, लेकिन जो आग इसके सीने में भड़क रही थी, इसको झिझकी। कुछ लम्हात के लिए वो झिझकी कि मैं नहीं झुकाती, मैं जो अपनी जान की कुर्बानी देने जा रही हूँ, वो नहीं दूँगी, ये सोचा होगा उसने। लेकिन जो आग इसके सीने में भड़क रही थी, इसको बुझाने के लिए आखिरकार उसको बूढ़ी जादूगरनी के कदमों में सर झुकाना पड़ा। उसने अपना सर बूढ़ी जादूगरनी के कदमों में रख दिया, यहाँ तक कि इसका लिबास पानी के तालाब में डूब गया। बूढ़ी जादूगरनी ने इसके चेहरे पर एक चादर डाल दी ताकि वो तारीखी में आ जाए और इसने कुछ जादुई अल्फाज पढ़े जिस पर नौजवान दोशीज़ा चलाई मुझे जाने दो ताकि मैं अपने आप को छुपा लूँ ताकि वो ख़ानदान मुझे देख ना सके। उसके बाद वो ऐसे साक़त हो गई जैसे कि वो ज़िंदा ना हो। बूढ़ी जादूगरनी ने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया जिसके बायस क्या हुआ, नौजवान दोशीज़ा को एक बूढ़े आदमी और एक बूढ़ी औरत का अक्स दिखाई दिया जो अपने घर से भागी हुई बेटी पर लान-तान कर रहे थे। उस मंज़र के बाद बूढ़ी औरत ने तंज़िया अंदाज़ में कहा, क्या तुम मज़ीद ज़िल्लत देखना चाहती हो? नौजवान लड़की ने असबात में सर हिला दिया। बूढ़ी जादूगरनी ने फिर से कुछ मंत्र पढ़े और नौजवान लड़की को खौफ से भरे हुए मातम और पुकार सिसकियाँ सुनाई दी। फिर उसने एक जनाज़े को जाते हुए देखा। जनाज़े के इस हजूम में से इसने एक संजीदा नौजवान को भी देखा।
जो गुखामों गुस्से से नाडाल था और ज़मीन पर अपना पाँव पटकते हुए इधर-उधर चल रहा था और अपनी बीवी की बेवफ़ाई का रोना रो रहा था। इससे किए हुए तमाम वादों को तोड़ने पर नाला था। वो कभी चीखता, कभी हँसता, कभी सिसकियाँ भरता। इसकी उसकी तमाम पुकारें पहाड़ों के साथ टकराकर माँद पड़ गई। ठीक है? अब इसमें प्यारे में हमने क्या पढ़ा? इस प्यारे में हमने पढ़ा कि बूढ़ी औरत ने उसको कहा कि अगर तुम अपने यानी कि जो कल का हाल, दूर की खबरें, कल का हाल अगर जानना चाहती हो कि अपने ख़ानदान के बारे में जानना चाहती हो, तो आपको अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। उसके लिए क्या हुआ, जो दोशीज़ा थी, लड़की थी, वो मान गई। कुछ लम्हात के लिए वो झिझकी, लेकिन फिर उसने सोचा कि मैंने तो देखना है हालात वग़ैरह, आगे देखने हैं, क्या हुआ, मेरे ख़ानदान के साथ क्या होगा, जो वग़ैरह जो भी है। तो उसने सर झुकाया और जादूगरनी ने उस पे कलमात पढ़े और उसको चीज़ें नज़र आने लग पड़ी, ठीक है ना? दोशीज़ा ने क्या किया, घबराई थोड़ी देर के लिए, उसने कहा मुझे जाने दो, लेकिन बूढ़ी औरत ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद जो दोशीज़ा थी, एक बूढ़े आदमी, उसने एक बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत देखा, अक्स देखा, जो उसको लान-तान कर रहे थे। एक और लान-तान कर रहे थे लड़की को, ठीक है ना? बेटी पर अपनी लान-तान कर रहे थे। वो कौन थे? वही थे जो उसके भागी थे। तो इस तरह से जो बूढ़ी औरत ने, उसने कहा कि अगर आप मज़ीद जो है ज़िल्लत बर्दाश्त देखना चाहती हो, तंज़ीह अंदाज़ में उसने कहा। तो इस बात में उसने कहा, हाँ, मैं देखना चाहती हूँ सारा उसने मज़ीद मंत्र पढ़े और कहा, और उसने फिर नौजवान लड़की की खौफ से भरे हुए मातम आह पुकार उसने सुनाई दिया, और उसने एक जनाज़े को जाते हुए देखा इसके साथ-साथ, और उसने जनाज़े में जिंदा नौजवान को भी देखा, जिसमें उसमें डाल था गम से और अपने पाँव पटकता ज़मीन पर मारते हुए जा रहा था और बेवफ़ाई का ज़िक्र करते हुए जा रहा था अपनी बीवी की, जो उसको छोड़कर चली गई थी और उस पे बेवफ़ाई करके चली गई थी, ठीक है? ये हमने आज पढ़ा इसमें। आगे चलते हैं। नौजवान लड़की ने सर उठाया और मुरझाई हुई खातून को मुस्कुराते हुए देखा। नौजवान लड़की ने क्या किया? सर उठाया और मुरझाई हुई खातून को मुस्कुराते हुए देखा। बूढ़ी खातून ने नौजवान दोशीज़ा से पूछा, इस मातमज़दा घर में क्या तुमने खुशी के बारे में सोचा होगा? नौजवान दोशीज़ा ने जवाब दिया, इस घर में कभी खुशियाँ ही खुशियाँ थी, अब वहाँ पर गम ही गम है। बूढ़ी औरत ने इससे पूछा, क्या तुम और कुछ सुनना चाहती हो? तो नौजवान दोशीज़ा ने जवाब दिया कि वो ये सब कुछ एक बार फिर सुनना चाहती है। बूढ़ी औरत ने कहा कि जल्दी से सर मेरे कदमों के में रखो, इससे पहले कि तुम्हारे 1 घंटे का तयशुदा वक़्त ख़त्म हो जाए। नौजवान दोशीज़ा ने उसके कदमों में अपना सर रखा और उसने अपने जंतर-मंतर शुरू कर दिए। इस बार नौजवान दोशीज़ा ने मौत की घंटी को सुना, जैसे किसी बुलंद और बाला गिरजे की मीनार से घंटा वक़्फ़े-वक़्फ़े से बज रहा हो। फिर उसने एक ताबूत को जाते हुए देखा और एक पादरी को हाथ में किताब उठाते हुए जनाज़ा पढ़ते हुए देखा, और इसे किसी और की आवाज़ सुनाई ना दी। और अभी भी एक घर से भाग जाने वाली बेटी के साथ दुआ करने वाली बीवी और मौत के मुँह में जाते हुए बच्चे को छोड़ जाने वाली माँ के बारे में तज़किरों की गूंज इसे अभी भी सुनाई दे रही थी। जनाज़े की आवाज़ आहिस्ता-आहिस्ता मांद पड़ गई। बूढ़ी औरत ने जब अपने कदमों में झुकी हुई नौजवान दोशीज़ा को लाया, तो वो मर चुकी थी, क्योंकि 1 घंटा हो गया था। उसने इससे तय किया था बूढ़ी औरत से कि मैं अपने अगर आपने बूढ़ी औरत ने कहा कि अगर आप अपने हालात देखना चाहती हो आने वाले, तो इसके लिए आपको अपनी जो जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो जब उसने इस बारे में हमने ये देखा कि जब बूढ़ी औरत ने कहा कि मज़ीद तुम देखना चाहती हो, तो औरत उस दोशीज़ा लड़के ने कहा कि ठीक है, ये सारा कुछ मैं दोबारा देखना चाहती हूँ। तो जैसे उसने दोबारा देखना शुरू किया, तो उसने जनाज़ा देखा उसने उठते हुए, ठीक है? और उसको अजीब आवाज़ें सुनाई दी, और फिर वो फिर एक घर से भाग जाने वाली बेटी के साथ दुआ करने वाली बीवी और मौत के मुँह से जाते हुए बच्चे को छोड़ने वाली माँ के बारे में, तो उनकी गूंज भी उसे सुनाई दी थी। जनाज़े की आवाज़ आहिस्ता पड़ गई, जो उसने जनाज़ा देखा था जाते हुए। तो और बूढ़ी औरत ने जब इसे अपने कदमों से झपकी हुई नौजवान दोशीज़ा को हिलाया, तो वो मर चुकी थी। ये एक घंटे का दिलचस्प खेल था। मुरझाई हुई, भद्दी और बदसूरत औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है? यहाँ था, ये स्टोरी हमारी ख़त्म होती है।
स्टोरी में क्या था? इस स्टोरी में था कि एक जो नौजवान, मैं इसको मुख से बोल देता हूँ कि एक नौजवान लड़की थी, वो अपने घर की ज़िम्मेदारियों से मुँह फेर कर भाग पड़ी और हिम्मत हार दी। और जब वो गई 2 पहाड़ियों के दरमियान एक तालाब था, वहाँ पे एक मिलती है एक बूढ़ी औरत से, जो कि वो क्या थी, एक जादूगरनी थी। उससे मिलती है और उसने कहा कि तुम अगर आने वाले हालात के बारे में जानना चाहती हो, तो इसके लिए तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी। तो वो क्या, उसने वो मान गई, लड़की मान गई, कहती ठीक है। तो जब उसने कहा कि बूढ़ी औरत ने कहा इसके लिए तुम्हें मेरे कदमों में झुकना पड़ेगा, तो तुम अपने तमाम हालात जान सकोगी। तो ये 1 घंटे का प्रोसेस होगा, तुम 1 घंटा ज़िंदा रह सकती हो, सारा कुछ दे सकती हो। तो उसने पहले तो झिझकाई थी, लेकिन झिझकी ऐसा करने में, लेकिन उसने सारा कुछ भूलते हुए, जो उसके माइंड में चल रहा था, अपने बच्चे को छोड़ के आई थी, हस्बैंड को छोड़ के आई थी, तो वो उसने उसको सारा कुछ देखने के लिए उनका हाल क्या होगा, तो वो झुकी और मंतर-संतर उसने, बूढ़ी औरत ने, बड़े जादूगरनी ने, उसको सारा कुछ नज़र आया। उसके उसके यानी कि उसका हस्बैंड, उस नौजवान लड़का भी नज़र आया जो उसका हस्बैंड था। और वो ज़मीन पर पटकता हुआ, इधर-उधर की बातें करता हुआ, अपनी बीवी की बेवफ़ाई की बातें में करता हुआ उसको नज़र दिया। फिर उसको एक बूढ़ी औरत और बूढ़े को देखा, जो अपनी बेटी को लान-तान कर रहे थे, घर से भाग गई थी। और फिर एक नाज़ुक को देखा और उसके बाद सिसकियाँ भरते हुए उसने देखा। और उसके बाद जब दोबारा उसने ख़्वाहिश की कि मैं देखना चाहती हूँ बूढ़ी औरत से, तो यही सारा कुछ। तो उस वक़्त जब उसने मंत्र पढ़ना शुरू किए, तो उसने वो चीज़ें देखी दोबारा। और उसके बाद जब 1 घंटा पूरा हो चुका था, तब वो, जब उस बूढ़ी औरत ने उसको लाया, तो वो मर चुकी थी। ये था थोड़ा-सा इसका ओवरव्यू, जो कि मैंने उर्दू में दिया, आपको यकीनन ये चीज़ याद रही होगी। आइए अब हम इसके सवालात पढ़ते हैं, इसका थीम पढ़ते हैं कि ठीक है? आइए देखिए। व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी, कहानी में क्या वाक़या होता है? व्हाट हैपेंस इन द स्टोरी, स्टोरी में वाक़या क्या होता है? द होल ऑफ द ट्री इज़ अ स्टोरी ऑफ द डिसओनर। डिसओनर मतलब कि डिसओनर होता है कि डिसीट, फ़रेब और धोखा की, यानी कि ना, ये कहानी है। जो द होल ऑफ द ट्री इज़ है, इसमें धोखा और डेथ है, और मौत की कहानी, मौत के बारे में इसमें बताया गया है। द ऑथर नेथेलिन हॉथॉर्न portrays the main character as a beautiful woman with a shameful and abdominal, abominable, abominable past. एबोमिनेबल पास्ट होता है जो बायस शेमफुल ही हो, ठीक है ना, हेटेड हो, जो उससे नफरत की जाती हो। वो कहता है कि द होल ऑफ द थ्रिल जो है ना, स्टोरी ना, ये डिसऑनर और डिसीट, फ्रेब, धोखा और डेथ के बारे में है। इसमें जो आथर जो है नथेलियन हाथॉर्न जो है, वो क्या लिखता है कि वो मेन कैरेक्टर एज अ ब्यूटीफुल वुमन के तो लिखता है कि उसका जो मेन कैरेक्टर है वो ब्यूटीफुल वुमन है, विद अ शेमफुल एंड एबोमिनेबल पास्ट, जिसका जो माजी है वो काफ़ी शेमफुल है, ठीक है ना। शी ट्राइज टू रन फ्रॉम हर प्रॉब्लम्स, उसने अपने प्रॉब्लम से, यानी कि जान छुड़ाने की कोशिश की। बट कम्स टू फाइंड आउट नो मैटर हाउ बिग एंड स्मॉल अ प्रॉब्लम, लेकिन वो क्या हुआ, कम्स टू फाइंड आउट नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल अ प्रॉब्लम, यानी कि वो फिर क्या हुआ, वो इस नतीजे में पहुंची कि उसका कोई छोटा या बड़ा प्रॉब्लम उसको, यानी कि उसने नहीं देखा, ट्राइंग टू रन फ्रॉम इट, और उसने उससे भागना शुरू कर दिया, ठीक है ना। एंड इट विल ओनली मेक द प्रॉब्लम प्रॉब्लम फॉलो प्रॉब्लम इट विल ओनली मेक द, जब वो कहते हैं कि जब वो ये इट विल, ये क्या करता है, ऐसा भागना अपने, यानी कि प्रॉब्लम से, ये प्रॉब्लम्स को मजीद जन्म देता है। इसका मतलब ये है, द मेन कैरेक्टर वाज सो ड्राइवन बाय द क्यूरियोसिटी, जो मेन कैरेक्टर था वो क्यूरियस तजस्सुस से भरा हुआ था, एंड रिमोर्स और पछतावा पर मुश्तमिल था, क्योंकि वो देखो ना, वो पछतावा था ना, मेन कैरेक्टर लड़की क्या थी, घर से भागी और पछता रही थी, दैट शी ब्रॉट हरसेल्फ टू गो सी अ विच, टू गो सी अ विच, वो क्या एक क्या की, और उसने क्या किया, वो शी ब्रॉट हरसेल्फ, वो अपने आप को एक जादूगरनी के पास लेके गई। दे मेट इन, वो मिले इन अ प्लेस डिस्क्राइब्ड बाय हाथोन एज अ हॉलर बेसिन, मतलब कि एक खाई की नुमा जगह थी, दो ऑल ऑफ द थ्री हिल्स के दरमियान, ऑलमोस्ट मैथमेटिकली सर्कुलर, जो सर्कुलर एक शेप में था, 2 or 300 फीट इन द ब्रेथ, जो कि 200 से 300 यानी कि गहराई में था,
ठीक है, वहाँ पे वो बूढ़ी औरत के विच के साथ यानी कि जो जादू करनी थी उसके साथ मिली। द रिजॉर्ट मस्कन ऑफ द पावर ऑफ द इवल, जो कि पावर ऑफ द यानी कि इवल का, बुराई का घर था, एंड हिज plighted subjects, ठीक है। दिस डिस्क्राइब्स द करेक्टर as someone who is a plighted subject who had some secret that she had to be where no mortal could observe them। इन लाइन का मतलब ये है कि जो इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है कि ऐसे करैक्टर को डिस्क्राइब करता है, ऐसी अगर कोई बंदा आने वाले वक़्त को यानी कि देखना चाहता है तो वहाँ पे मॉर्टल जो है ना वो उसको नहीं देख सकता। नो मॉर्टल कुड ऑब्ज़र्व देम, मतलब कि मरा हुआ बंदा ही यानी कि उसको देख सकता है। शी वांटेड दिस विच टू हेल्प हर सी वो उसको दिखाए एंड हियर उसको सुने व्हाट वाज हैपनिंग विद हर लव्ड वंस, कि वो जो चाहती थी कि जो जादूगरनी है उसकी मदद करे और उसको सुने और उसको क्या दिखाए कि उसके जो लव्ड वन है, उसके जो यानी कि बच्चे और उसके खावंद थे वो क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके साथ क्या हो रहा है। बट शी ओनली हैड 1 आवर टू डू, कि उस पास सिर्फ 1 घंटा था ये ऐसा देखने के लिए। सो एंड आफ्टर दिस 1 आवर शी वुड डाई, कि वो आफ्टर 1 घंटे के बाद वो क्या हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। उसके बाद ऐसा देखने के लिए अपने ख़ानदान के बारे, अपने बारे जो उसके लव्ड वंस उनको देखने के लिए सिर्फ 1 घंटा था, उसके बाद उसने मर जाना था, ठीक है ना। हम एक्चुअली हम ये पढ़ रहे हैं, थीम पढ़ रहे हैं, व्हाट हैपेंस इन द स्टोरी, स्टोरी में क्या हुआ वो जो मैंने उर्दू में बताया वही इसने सारा ही उसी में यही लिखा हुआ है, ठीक है ना। वो 3 स्टोरी हिल्स के दरमियान जाती है, विच के साथ मिलती है और उसको ये सारी बातें करती है कि मैं अपने देखना चाहती हूँ, तो उसने कहा अगर देखना चाहती हो तो अपने लव्ड वन को तो आपको अपनी जान देनी पड़ेगी। यहाँ तक अभी मैंने पढ़ा, आगे पढ़ते हैं। इसमें आगे उसने कहा हाथों डिड नॉट कम आउट एंड सेड, हम हाथों ने ये नहीं कहा कि एंड सेड दिस बट इन सेइंग थिंग्स लाइक देयर इज बट अ शॉर्ट और दैट वी मे tarry here and I will do you bidding through I did। इसमें इसका मतलब ये है, इसमें उसने जो हाथों था उसने बिल्कुल इसमें ये नहीं कहा कि ऐसा यानी कि वो उसके पास यानी कि वो 1 घंटा उसका ये इसमें आप ये कह सकते हैं। एक्चुअली ये जो लाइन है ये इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, इससे हम आगे बढ़ते हैं, इसका यानी कि डिटेल आगे लिखी हुई है। शी हैड रन फ्रॉम एवरीथिंग, वो हर यानी कि अपनी अब हर चीज़ से भाग कर आई। दैट वाज इम्पोर्टेंट टू हर, जो कि उसके लिए इम्पोर्टेंट था, बिकॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाज डाइंग, और उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो था मरना। हाथन वाज नॉट टू क्लियर इन स्टेटिंग दैट, हाथन इस ज़्यादा क्लियर नहीं किया था व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम वाज, कि प्रॉब्लम एक्चुअली था क्या। बट इट सीम दैट हर चाइल्ड हैड फॉलन इल, लेकिन सिर्फ उसने ये आथन जो राइटर था उसने ये दिखाया कि उसका जो बेटा था वो बीमार था, ठीक है ना, वो बीमार हो चुका था। हाथन्स मेन कैरेक्टर चूज टू रन लाइक ए कावर्ड, वो जो मेन कैरेक्टर था हाथन का जो स्टोरी में लिखा ना वो कावर्ड मैंने बुज़दिल का दिखाया गया है। उसने बुज़दिल दिखाया कि बुज़दिल इंसान क्या करता है, जो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है। एंड इन द एंड पेड द वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑल, अगर वो बुज़दिल इंसान अपनी ज़िम्मेदारी से भागता है तो उसका आखिरकार हाल उसके फिर उसको भुगतना क्या पड़ता है, ठीक है ना। शी गिव अप हर लाइफ टू विटनेस द पेन एंड सफरिंग शी हैड कॉज्ड टू अदर्स। एक्चुअली हुआ क्या कि उसने अपनी जो ज़िंदगी है वो दे दी इस चीज़ के लिए, देखने के लिए कि जिनको मैं छोड़ कर आई हूँ वो किस दर्द और तकलीफ से गुजर रहे हैं, ठीक है ना। विद हर चाइल्ड with a child dead by disease, her with a child dead by disease, her husband infuriated with hatred and pain, and her parents filled with disgust and humiliations. She had no one that cared about her at all because she couldn't handle the emotional stress। एक्चुअली वो इस स्ट्रेस में थी, इमोशनल स्ट्रेस में थी। उसने क्या हुआ, उसने अपने मरे हुए बेटे को जो डिजीज़ में मुब्तला देखा,
अपने हस्बैंड को भड़का हुआ देखा, जो उसके लिए जो जिसको काफ़ी तकलीफ़ थी हो रही थी उसके भाग जाने से, घर से निकल जाने से। और उसने अपने पेरेंट्स को देखा जो उस पे लानत कर रहे थे, नफ़रत का रवैया दिखा रहे थे कि अपनी बेटी पर, और काफ़ी उनकी तज़लील हुई उसने जो देखा। अच्छा, उस आगे उसने लिखा है कि she had no one that cared about her at all because she couldn't handle the emotional stress। और उसके पास ऐसा कोई नहीं था कि जो उसके यानी कि केयर करता और उसके इमोशनल स्ट्रेस को हैंडल करता। हाउ मच इमोशनल स्ट्रेस डज इट seem she caused to others in the end, दो हाउ मच किस तरह से यानी कि उसने इस इमोशनल स्ट्रेस ने अपना काम दिखाया, और एंड शी काज टू अदर्स, और उसने दूसरों का खात्मा किया। शी ट्राई टू एस्केप, उसने बचना चाहा हर ड्यूटीज, अपनी ड्यूटी से एज अ वाइफ के तौर पर, एज मदर के तौर पर, दे जस्ट फॉलोड हर टू द वेरी एंड। मतलब क्या, लेकिन वो क्या कर रहे थे, वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही थी, लेकिन वो क्या कर रही थी, वो अपनी मौत को दावा दे रही थी, ठीक। और इसके साथ वही कुछ हुआ। द होल ऑफ द थ्री में ये हमने इसका क्या पढ़ा है, इसका थीम पढ़ा है, ठीक है। आगे हम इसका पढ़ लेते हैं। डिस्कस द इम्पोर्टेंट मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी द होल ऑफ द थ्री हिल्स। इसके मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं ये हम पढ़ लेते हैं। यंग लेडी है, आंसर में लिखा हुआ है। मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो है, यंग लेडी है, ये पढ़ लिया। आगे ओल्ड लेडी है, ठीक है ना, ये हो गया। ये हमने दो मेन कैरेक्टर ही है ना, उसके यंग लेडी है ना, ओल्ड लेडी है, दो मेन कैरेक्टर है, ठीक है। जो हमने ऊपर सारा पढ़ा उसमें, जो हमने सारा ऊपर पढ़ के आया ना, उसमें आपको पता है ये यंग लेडी वो घर से भागी, ठीक है ना, उसने वो एक विच ओल्ड लेडी के पास गई। दो दो कैरेक्टर्स को ही डिस्कस किया गया। इसमें थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी, जो मेन कैरेक्टर जो स्टोरी का जो है, इज अ यंग लेडी। प्रोटागोनिस्ट होता है मेन कैरेक्टर जो होता है उस स्टोरी का, वो क्या है, यंग लेडी था। हु इज डिस्क्राइब्ड अ लेडी एंड ग्रेसफुल बट पेल एंड ट्रबल्ड। जो यानी कि जर्द रंग था उसका, वो घेरी हुई थी प्रॉब्लम्स में, ठीक है ना। शी इज पेल बिकॉज ऑफ द ग्रीफ एंड द सैड प्लाइट। जो मुसीबत में मुबतला थी और गम में मुबतला थी, जिसकी वजह से उसका जो रंग था वो पेल हो चुका था, और अपने लव वन की मुसीबत की वजह से, ठीक है ना, उसको अपने लव, उसका बेटा बीमार था। देयर इज अ फोर shadowing in her description by saying that she is a pale, meaning that she is already dead। इसमें एक्चुअली वो बता क्या रहा है, उसने कहा कि यंग लेडी मेन कैरेक्टर कौन था, मेन कैरेक्टर यंग लेडी था ना, तो यंग लेडी के बारे में बता रहा था कि यंग लेडी का जो रंग था वो जर्द हो चुका था, ठीक है ना। वो अपनी जिम्मेदारियों से वो भागी थी, वो इसलिए भागी थी, तो उसके जो, क्योंकि जो उसके लव्ड वन जो थे वो मुसीबत में मुबतला थे, गमज़दा थे, ठीक है ना। इस वजह से वो यानी कि बड़ी यानी कि घबराई हुई थी, खूबसूरत थी लेकिन घबराई हुई थी, और रंग उसका पेल हो चुका था। आगे उसने लिखा है कि शी डेस्परेट, बेचैन थी, एंड हर गिल्ट, जुर्म इज किलिंग हर, और उसको वो जुर्म उसको बार बार मार रहा था। शी इज कावर्ड, शी इज वो बुज़दिल थी, एज अ अबंडन हर चाइल्ड, बेट्रेइंग दगा देना हर फैमिली। ये, और उसने क्या किया, वो एक बुज़दिल तौर पर उसने अपने को उसने क्या किया, अपने बच्चे को छोड़ा और अपनी फैमिली को छोड़कर भाग गई। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हर कवर्डिस, अपनी यानी कि उसकी बुज़दिली की वजह से ऐसा हुआ सारा कुछ। दैट आफ्टर रियलाइजिंग हर गिल्ट, जब उसने अपने गिल्ट को रियलाइज किया, शी इंस्टेड ऑफ फेसिंग हर फैमिली, उसने अपनी फैमिली को सामना करने के बजाय सीकिंग देयर फॉरगिवनेस, उसने यानी कि जब उनकी यानी कि माफ़ी तलब करने के लिए कोशिश की, शी गिव्स हर लाइफ, तो आपने उसने क्या कर दिया, अपने उसको जान देनी पड़ी, धमकी देनी पड़ी। शी मीट्स अ विच, वो एक जादूगर से मिलती, हु अश्योर, जो उसको यकीन दिलाती है कि हार टू हेल्प हर, वो उसकी मदद करेगी। शी मेक्स अ ट्रीटी, शी वो वादा करती है उसके विद विच जादूगरनी के साथ, एंड गिव्स हर लाइफ, वो और उसे
लाइव टू लिसन हाउ हर फैमिली इज़, कि वो सुन सकती है, देख सकती है कि उसकी फैमिली क्या कर रही है। शी मीट्स द विच, वो उसने अपने वो शी मीट्स द विच, वो जादूगरनी से मिलती है इन डिजर्टेड एरिया, वेनाना इलाके में। इट इज़ अ प्लेस मोर्टल्स के नार से, ये जहाँ पे एक्चुअली वो ऐसी प्लेस थी जहाँ पे जो है कि मॉर्टल जो होते हैं ना, मॉर्टल जो जिंदा लोग होते हैं वो नहीं दे सकते थे। इन थ्री विजन्स क्रिएटेड बाय द विच, इन थ्री विजन्स created by the which the young woman comes to know about the griefs and come to know about the griefs and groans a वकार, गम को देखने के लिए वो क्या यंग लेडी किसके पास आई, विच के पास आई, ऑफ आर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के यानी कि वकार और गम को देखने के लिए अपने हस्बैंड, और फाइनली द डेथ सीन ऑफ हर ओनली चाइल्ड, द डेथ सीन ऑफ हर ओनली चाइल्ड, द उस सारे यानी कि अपने बच्चे की मौत और अपनी फैमिली की आवकार, हस्बैंड की आवकार, गम को देखने के लिए वो विच के पास आई। एंड द एंड ऑफ हर लास्ट विजन काज़त हर डेथ, और जब उसने सारा कुछ देख लिया तो उसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हो गई। ठीक है ना। अब ओल्ड लेडी क्या होते हैं, ओल्ड लेडी के बारे में पढ़ लेते हैं। ओल्ड लेडी, द क्रोन, बदसूरत, ठीक है ना, घटिया लिबास पहने हुए बदसूरत। द ओल्ड क्रोन इज द अदर करेक्टर ऑफ द स्टोरी हु इज एन ओल्ड वुमन, ओल्ड वुमन थी, ओल्ड वुमन जितनी द क्रोन थी, बदसूरत थी। द अदर वाज एन एंशिएंट एंड ड्रेस्ड वुमन मेनली ड्रेस्ड वुमन ऑफ इल फेवर्ड एस्पेक्ट, इल फेवर्ड बुरे मामलात के हवाले से, जो यानी कि शूट थी और उसमें यानी कि चीज़ें लपकी हुई थी, उस पे ऊपर दबी हुई थी, मतलब उस पर चढ़ी हुई थी और उस पर लानत पड़ी हुई थी। एंड सो विदर्ड, और मुरझाई हुई थी। श्रंकन, और यानी कि उसके पूरा जिस्म हिल रहा था जैसे बूढ़ों का हिलता। एंड डिक्रिप्ट, और तबाह हाल था। That even the space since she began to decay must have exceed the ordinary term of the human existence. That even the space, actually जो space था since she began to decay must have exceed the ordinary term of the human existence. Her face is wrinkled, उसके मुंह पर झुर्रियां पड़ चुकी थी, shrunk हो चुकी थी, and discrepit, और क्या हुआ था, डिक्रिप्ट हो चुकी थी, मतलब कि उसके मुंह पर झुर्रियां पड़ी हुई थी, बूढ़ी, श्रंकन, उसका कांपता हुआ जिस्म था। शी स्पोक्स ओल्ड इंग्लिश, शी स्पीक्स ओल्ड इंग्लिश, वो पुरानी इंग्लिश बोला करती थी। एंड रिप्रेजेंट्स डेथ, और डेथ को रिप्रेजेंट करती थी। विदर्ड क्रॉन, विदर्ड क्रॉन होता है कि जैसे घटिया लिबास पहने हुए बदसूरत जो होती थी, एक लेडी थी ऐसे। ये ओल्ड लेडी के बारे में बात करें, शी लव्स टू टेक द लाइफ वो ऑफ द इनोसेंट पीपल, वो इनोसेंट पीपल की जो जान लेना पसंद करती थी। सच एज शी मेक्स अ ट्रीटी विद यंग लेडी, जैसा कि उसने यंग लेडी के साथ क्या किया, ट्रीटी की, वायदा किया कि मैं तुम्हें सारा दुख दिखाऊंगी, तुम्हारी जान लूंगी, तुम्हारी 1 घंटे बाद जान खत्म हो जाएगी। होम शी शोज, उसने यकीन दिलाया तो उसकी हेल्प करेगी। शी शोज हर 3 विजन ऑफ हर फैमिली, उसने 3 विजन दिखाए, 3 दफ़ा उसने उसकी फैमिली को दिखाया। बाई यूजिंग हर मैजिकल पावर्स, अपनी मैजिकल पावर को यूज़ करते हुए। इन रिटर्न टेक्स हर लाइफ, उसकी एवज उसने उसकी जान ली। हियर हैज़ बीन अ स्वीट और स्पॉट, स्वीट और स्पोर्ट, ये यानी कि एक खूबसूरत यानी कि एक घंटे की ये कहानी थी। शी इज़ द सिंबल ऑफ द डेथ एंड इवल, वो क्या था, ये एक सिंबल था डेथ का, और वो उसके इवल, एक बुराई की, जो क्या लेडी थी, ओल्ड लेडी की बात हो रही है। ठीक है ना। अब हमने यंग लेडी के बारे में पढ़ लिया और ओल्ड लेडी के बारे में पढ़ लिया, उसके हम डिटेल पढ़ लिया। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सारी चीज़ें याद हो चुकी होंगी। आगे इसका उसने कहा शेड लाइट ऑन द थीमेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द होल ऑफ द 3 इयर्स, इस कहानी के अहम मौज़ूआत पर रोशनी डाले। अहम मौज़ूआत पर मेजर थीम्स उसमें मोर्टेलिटी, मौत थी उसकी, इवल थी, डार्कनेस, गम, डिसीट, डिसऑनर्स, इसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया। ठीक है ना। और होल ऑफ द 3 डेथ इज परवेसिव गालिब इन द डार्क एंड ग्लूमी गमगीन एटमॉस्फेयर ऑफ द स्टोरी, यानी कि जो डेथ थी वो एक मेन चीज़ थी इसमें। ठीक है ना। और इसमें आगे उसने कहा कि
उसमें यंग लेडी और ओल्ड लेडी के बारे में उसने कहा। इस कहानी के अहम मौज़ूआत पर रोशनी डाली। अहम मौज़ूआत क्या थे? एक लेडी थी, एक यंग लेडी थी, वो क्या की उसने अपने गम की वजह से डिप्रेशन की वजह से वो घर से भागी अपनी ज़िम्मेदारियों को छोड़कर। और उसने जब वो ज़िम्मेदारियों को छोड़ के इंसान छोड़ता है, तो फिर क्या हुआ, वो कहीं न कहीं यानी कि बुराई का सामना उसको करना पड़ता है, मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और वो ओल्ड लेडी यानी कि विच से मिली, जिसने उसकी मौत ली, ठीक है? और इसने और लेडी का भाग जाने से उसके यानी कि जो हालात हुए घर के, वो उसका बेटा भी मर गया और उसके माँ-बाप भी बड़े दुखी हुए, उसका हस्बैंड भी बड़ा दुखी हुआ। ये आप सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं, ठीक है ना? ये और उसने इसमें धोखा दिया अपने घरवाले को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चे को, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। आगे किस तरह डिस्कस वेज इन विच द स्टोरी एक्सप्लोर्स सेल्फ डिस्कवरी। किस तरह कहानी अपनी ज़ात की आगाही को बयान करती है, अपनी ज़ात की आगाही को बयान करती है। ये आप द स्टोरी होल ऑफ द थ्री इज़ बाय हॉथॉर्न इज़ अबाउट द सेल्फ डिस्कवरी ऑफ द यंग लेडी हू इज़ ग्रेसफुल ऑफ फॉर्म एंड फेयर ऑफ द फीचर्स, जो बड़ी खूबसूरत थी बट स्मिटन विद एन अनटाइमली ब्लाइट। ठीक, लेकिन क्या थी, बड़ी ही यानी कि वो घबराई हुई, बड़ी वो ही स्ट्रेसफुल थी। शी रिमेन्स एनिग्मा। मुम्मा उसके साथ ये था, मामला उसके साथ ही एज़ शी हरसेल्फ वाज़ अ मिस्ट्री, एक वो राज़ था। द यंग लेडी फ्लीज़ फ्रॉम हर होम लिविंग हर डाइंग चाइल्ड, मरते हुए बच्चे को छोड़कर वो अपने घर से भागी, ठीक है ना? इस तरह से ये सारी स्टोरी आप इसमें भी लिख सकते हो जो आपने ऊपर पढ़ा है, ठीक है ना? किस तरह से हैथॉर्न ने कहानी में तजस्सुस पैदा किया है? तजस्सुस पैदा किया, तजस्सुस इसमें इसमें आप यही लिख सकते हैं कि तजस्सुस उसने किस तरह से पैदा किया। इसमें इंटरेस्ट पैदा किया कि कैसे किया, वो जब वो घर से भागती है, तो अपनी उसने घर से भागी और अपने बच्चे को, मरते हुए बच्चे को, हस्बैंड को, अपने पेरेंट्स को छोड़ के निकली। तो उनकी उसकी वजह जो ना वो अपनी उसने ये बताई कि वो अपनी जो ज़िम्मेदारियों से भागे। लेकिन जो इंटरेस्ट इसमें पैदा ये हुआ कि आगे चल के उसका उस लेडी का क्या हुआ, क्या होगा, वो किसके पास जाती है, इसके वो उसको कैसे दिखाती है, वो कैसे दिखा सकती है, ये इसने ये तजस्सुस पैदा किया। जब उसको दिखा रही थी तो उसके बाद 1 घंटे बाद उसकी मौत कैसे हो गई, ये सारी बातें क्या करती हैं, ये उसमें तजस्सुस पैदा करती है स्टोरी में। और जो होल ऑफ द थ्री हिल्स, जो थ्री हिल्स के दरमियान जो खाली जगह तालाब था, ये एक ये भी जो है चीज़ है, वो उसमें यानी कि तजस्सुस पैदा किया इस चीज़ ने भी स्टोरी में, ठीक है? आगे हम इस स्टोरी में ये भी पढ़ लेते हैं, इन द होल ऑफ द थ्री इज़ में व्हाट इज़ द हथॉर्न पर्पस एंड हाउ डज़ ही शेप द प्लॉट, टोन, कैरेक्टराइज़ेशन एंड सेटिंग टू फुलफिल। द होल ऑफ द थ्री इज़ में हथॉर्न का मकसद क्या है और वो किस तरह कहानी का प्लॉट, किरदार, निगारी और तरतीब से इनकी तकमील करती है, ठीक है ना? जो स्टोरी आपने पढ़ी वो भी इसमें लिख देनी, ठीक है ना? वो घर से भागी अपने बच्चे को छोड़कर, हस्बैंड को छोड़ के, पेरेंट्स को छोड़कर उसरा फिर वो आप ये कह सकते हैं कि उसने अपनी ज़िम्मेदारियों से मुँह मोड़ते हुए निकली, तो उसने एक उसको अपनी मौत का सामना करना पड़ा। कैसे? वरना वो होल ऑफ द थ्री हिल्स में जाती है, वो एक विच से मिलती है जो बड़ी इविल साइन होता है। वो उसको कहती है, मैं तुम्हें अपने पे तुम्हारा जो ख़ानदान लव्ड वन वो दिखाऊँगी, अगर तुम अपनी ज़िंदगी दो, क्योंकि ज़िंदगी देनी पड़ेगी। अगर तुम मॉर्टल बंदा उसको नहीं दे सकता, मरा वही उसको दे सकता है। जो कुर्बानी देगा वो ही उसको दे सकता है, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है ना? आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलीजियस इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टोरी, हाउ द ऑथर डज़ प्रोजेक्ट। कहानी का मज़हबी पहलू क्या है और मुसन्निफ़ा ने किस तरह से इसे पेश किया है। ऑथर ने मुसन्नफ़ ने लिखना था, मुसन्नफ़ ने किस तरह पेश किया है। प्रोटेस्टेंट बिलीफ ऑफ द क्राइम, punishment and purgation is very artistically and beautifully presented by the Nathaniel Hawthorne in his her story। वो कह रहा है कि जो एक जो ईसाइयों में 2 होते हैं, प्रोटेस्टेंट होते हैं, कैथोलिक होते हैं। प्रोटेस्टेंट होते हैं जो वो आज़ाद ख़्याल होते हैं। वो उसने बिलीफ ऑफ द क्राइम, उसने
क्राइम जो है ना उसके बारे में लिखा है, पनिशमेंट के बारे में लिखा है, क्राइम करोगे तो उसकी पनिशमेंट होगी, ठीक है ना। वो उसने बड़े ही बड़े प्यारे अंदाज में यानी कि उस स्टोरी में उसने बयान किया नथेलियन हॉथॉर्न ने। द हॉलो ऑफ द थ्रीज द हॉलो ऑफ द थ्री द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड ए यंग गर्ल्स हु कमिट्स द क्राइम ऑफ द डिसीट, जो उसने फरेब धोखा दिया उसकी वजह से उसको यानी कि वो क्या हुआ, लेडी से मिलना पड़ा जो बड़ी यानी कि हेनस यानी और बड़ी यानी कि बद शक्ल थी और डरावनी थी। उसने उसकी वजह से जो हीनस क्राइम जो कमिट किया उसकी वजह से उसको पनिशमेंट मिली, पनिशमेंट मिली कि वो उसको उसको जान से हाथ धोना पड़ा, ठीक है ना। आगे आप कह सकते हैं कि इस ट्रेस द सिंबलिज्म इन द होल ऑफ द थ्रीज बाय नेथिल, इस कहानी में अलामात के इस्तेमाल की वजाहत करें। अलामात क्या हो सकती है? इन दिस स्टोरी सिंबलिज्म हैज बीन यूज्ड टू हेल्प अस identify the themes more easily. The very little itself is symbolic in its nature. The three hills have been used to symbolize the young woman's in, inescapable guilt. Each of the individual hills represents one of the old crown's vision and by extension one of the ways in which the young woman has failed her family, ठीक है ना। ये इसमें जो थ्री हिल्स था, द होल ऑफ द थ्री हिल्स, अगर थ्री हिल्स उसमें उसने क्या किया कि जो ईच ऑफ द इंडिविजुअल हिल्स रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द ओल्ड क्राउन्स। एक तो उसको विच के बारे में, एक दूसरा उसका अपना था लेडी का, यंग लेडी का, और दूसरा उसकी फैमिली के बारे में था। दो थ्रू आउट द स्टोरी द यंग वुमन इज सराउंडेड बाय द थ्री हिल्स her feelings, three hills, her feelings, which cause the hollow below in the darkness so intense that it threatens to overspread the world. This is reflective of the overwhelming nature of the woman's guilt over abandoning her husband and leaving her child to die, and it highlights our feelings of the helplessness and confinement, ठीक है। आगे इससे चलते हैं, सारा कुछ वही है जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, मतलब कि इसका मुख्तसर हमने अगर जायज़ा लिया, अभी 1 मिनट में इसको मैं वाइंड अप करता हूँ। एक यंग लेडी थी, एक ओल्ड लेडी थी। यंग लेडी अपने घर से भागी अपनी ज़िम्मेदारियों को मुँह छुड़ाकर, अपने वो मरते हुए बच्चे, बीमार बच्चे को छोड़कर, अपने हस्बैंड को छोड़कर, अपने पेरेंट्स को छोड़कर निकली और उस क्राइम की वजह से उसको क्या किया, अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, ठीक है ना। वो जो ओल्ड लेडी ने उसको कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारा आने वाला वक्त दिखा सकती हूँ, इसके लिए तुम्हें जान देनी पड़ेगी, तो वो मान गई। उसने अपने आने वाले वक्त में अपने फैमिली के बारे में देखा और तड़पी और उसके बाद 1 घंटा गुजरा और वो मर गई, ठीक है। ये था जनाब स्टोरी का पूरा जो हमने पढ़ी है, स्टोरी द होल ऑफ द थ्री हिल्स। इसके बारे में इसको बार-बार सुने, इसको बार-बार पढ़ें। देखने में ये 1 घंटे का लेक्चर है, 1 घंटा अगर आप इसको दे देंगे तो पूरी स्टोरी का जो थीम है और स्टोरी जो है आपको वाज़ेह हो जाएगी, ठीक है ना। मैंने इनके तमाम सवालात भी ये भी आपको करवा दिए और इसके उर्दू में वर्जन भी करवा दिया, मतलब कि आप अगर उर्दू में कर लेंगे तो सवाल का जवाब देने में आपको आसानी होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगली स्टोरी में अगली लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।